Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and today we will start the continued chapter of thermodynamic. Okay, तो let's start. तो बेटा थर्मोडायनेमिक में हम कर क्या रहे थे? थर्मोडायनेमिक में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ये जो डेल्टा एंथैल्पी का, ठीक है। और उस एंथैल्पी से मैंने आपको फिर एक जिसका डेरिवेशन का क्या फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही पढ़ा था बेटा हमने। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एंथैल्पी। तो एंथैल्पी मैंने आपको जो एंथैल्पी सॉरी कह रहा हूँ, हीट कैपेसिटी क्या पढ़ा था हमने, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उस किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से। तो जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, मैंने आपको बताया था कि होती क्या है कि भाई द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। तो भाई अपने सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की हमें उसको सप्लाई करनी पड़ती है, ये उसकी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। और हीट कैपेसिटी को फिर मैंने आपको बताया था कि जो हीट कैपेसिटी होती है मेनली वो जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इस तरह से पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जनरल आप क्या करते हो, 1 ग्राम लेना है आपने, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने सब्सटेंस मेंशन करना है, कितना है, 1 ग्राम। वो 1 ग्राम यानी कि आप कैसे बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है, 1 डिग्री, मतलब अपने आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है किसका, 1 ग्राम सब्सटेंस का। तो उसके लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसकी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। डन। इसके बाद आपने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, मैंने आपको बताया था। अब इसमें 1 ग्राम की जगह सब्सटेंस का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल हो जाएगा। तो जनरल ये थी डेफिनेशन। और उससे फॉर्मूला आपका क्या बन के आया था, फॉर्मूला बन के आया था कि जो सी होता है Q अपॉन में डेल्टा टी। और Q कैसे निकाला था आपने, C डेल्टा टी करके, भाई हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई है Q निकाला था ना। तो जो हीट कैपेसिटी है जनरल बेटा 2 टाइप की होती थी। एक तो थी हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी और सीवी से। सीवी फॉर किसके लिए होता है, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। और वहीं पर हमने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि आपने इस सीपी में क्या होगा बेटा, कि आपने क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और आपने हीट सप्लाई करनी है अपने सिस्टम को, कितनी सप्लाई करनी है ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो सके, इतना आपने उसको हीट सप्लाई करनी है एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो वो तो हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर राइज करना है कितना, 1 डिग्री, और उसके लिए आपने कितनी हीट की सप्लाई करी, तो वो होगा हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया था आपका, Cp इक्वल टू होता है बेटा डी एच बाई डी टी। सी पी क्या होगा, डी एच बाई डी टी, ये आता है हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। और होता है सीवी, सीवी क्या होगा बेटा, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, कि भाई सीपी एंड सीवी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब आपको पता होना चाहिए सीपी और सीवी में रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। क्या होता है बेटा रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो ये आपको रिलेशन क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको याद करोगे तो अब ये प्रूफ कैसे करना, तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए एक तो, क्या कि H इक्वल टू क्या होता है, जो डेल्टा एच यू था, U प्लस पी वी, U प्लस पी वी। आप देखना कि फॉर्मूले में आपको लिखवाया हुआ है एंथैल्पी के बारे में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये था। अगर हम आइडल गैस लेते हैं तो पी वी की जगह हम आर टी रख सकते हैं। वो वाक्य आपको बताऊंगा कैसे करना है, इतना समझ में आ गया तो बताइए, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि क्या क्या मैंने समझाया है। अब कहता है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। तो बेटा ये हम 12th पेज पे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख दे, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो आप और सिस्टम को हीट देने स्टार्ट कर दी, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, देन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो कोई भी वर्क नहीं होता किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू, यानी जो आपकी जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। थस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड अप कंप्लीटली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो उसने सिस्टम ने आपकी हीट को एब्जॉर्ब किया है, वो कंप्लीटली क्या करता है उसको, उससे क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। कब, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है,
हीट सप्लाई टू द गिवन सिस्टम, देन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कोई वर्क नहीं होता। उससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय हीट एब्सॉर्ब। क्लियर हो गया इतना पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख दे और हीट सप्लाई तो सिस्टम को हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उसने क्या देखा कि देन सम, अब हमने क्या किया, देन सम एक्सटर्नल वर्क हुआ ऑफ एक्सपेंशन, मतलब गैस क्या कर गई आपकी, जो भी हुआ वो एक्सपेंड कर गया। अब उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसमें आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक्सपेंशन इज आल्सो डन बाय द सिस्टम इन एडिशन, ज़्यादा मतलब उसके साथ साथ मतलब हीट तो आपने दी साथ साथ क्या कर गई, आपकी जो गैस है वो एक्सपेंड कर गई। एंड देन सिस्टम एडिशन टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, प्रेशर की ज़्यादा हुई ना, क्योंकि इसमें एडिशनल वर्क हुआ, एक्सपेंड करी गैस। जबकि जो सीवी था कांस्टेंट वॉल्यूम में था, उसमें कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है, और इसमें वर्क हुआ, गैस एक्सपेंड करी जो भी है आपका। थर्स कहते हैं कि हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन किससे, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना आपने ध्यान रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी इज gives the work done by 1 mole of the gas in expansion। इस तरह से करना है। when it is heated through 1 डिग्री, जब हम उसको 1 डिग्री हीट करते हैं, कितना, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है सी पी माइनस सी वी, इट रिप्रेजेंट वर्क डन पर मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर विच इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो उनका डिफरेंस है बेटा आया है। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू किसके आया, आर आया है, ठीक है। अब इसको आपने प्रूव करना है। आपको पता है सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल होता है, डी एच बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी। डी यू क्या होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी है। अब आपको प्रूफ करना है, ये कैसे करोगे, देखो आपके पास एंथैल्पी का फॉर्मूला था एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, इतना पता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी की जगह आपने आर टी रख दिया फॉर 1 मोल के लिए, रख दिया, इतना भी रख दिया, एच इक्वल टू यू प्लस पी आर टी आ गया। अब आप क्या कर दो, दोनों इसको एच वाले को डिवाइड कर देते हो, डी टी से डिवाइड कर देते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हो, तो डी एच बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, आर टी बाई टी, ठीक है। इस तरह से आपने उन सबको टेम्परेचर से क्या कर दिया, डेराइव कर दिया। इतना समझ में आ गया। तो टी से टी कैंसिल हो गया और आर बच गया यहाँ पे, तो डी एच बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी इक्वल टू आर। तो ये आपका सी पी के इक्वल होता है, ये सी वी के इक्वल होता है, सी पी इक्वल टू माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये 4 है, 4 1 मोल के लिए, और एन मोल के लिए करोगे तो एन आर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा इतना, बताओ। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 13 पे। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, कहता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ जो रिएक्टेंट पार्ट है उसको इंडिकेट नहीं करता, बट आल्सो इंडिकेट द कितनी अमाउंट में आपने हीट एब्जॉर्ब करी है उसको भी बताएगा। तो यही लिखा है मैंने कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन नॉट ओनली इंडिकेट द quantity of different reactant and product but also indicate the amount of heat evolved or absorbed is called thermochemical equation। कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो जो क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसको नहीं बताती, साथ साथ उसको तो बताएगी, मतलब कहने का मतलब है उसको तो बताएगी, बट साथ में क्या बताएगी भाई, कितने अमाउंट में हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब हो रही है आपकी रिएक्शन के अंदर, तो उसको बोलते थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो हीट ऑफ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, पहले कुछ डेफिनेशन है बेटा। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं ये कुछ अमाउंट की हीट इवोल्व और ये एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कब, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कि कहते हैं कि ये जो हीट होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कब इवोल्व होती है, कहते हैं कि व्हेन नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट, कि जो आपके पास रिएक्टेंट मोल्स है ना वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम कितनी हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब हुई, तो वो उसकी होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डन, यस। तो यही है अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन ए कंप्लीटली इक्वेशन हैव बीन कंप्लीटेड। भाई अगर आप जो रिएक्टेंट के साइड में जो रिएक्टेंट पार्टिकल है ना, अगर वो सारे कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन कितनी अमाउंट में हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब हुई है, तो उसकी वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। उसको आप कैसे निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
इसके बाद आता है बेटा फैक्टर ऑन विच द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। भाई कौन कौन से फैक्टर जिन पर आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। सबसे पहला है कि अगर आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी को डबल करोगे तो आपकी जो हीट है ना वो भी डबल ही कंज्यूम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल, हीट ऑफ रिएक्शन डबल। दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी आपकी किसकी, एंथैल्पी को। जैसे अगर सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो टाइम लेगा, लिक्विड को थोड़ा सा और कम टाइम लेगा, गैसेस को और बहुत कम टाइम लेगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। थर्ड है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज डिफरेंट इफ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। delta H is different if different allotropic form is involved. फोर्थ है बेटा डेल्टा H जो करता है डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एट विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेकन। ठीक है, डेल्टा H जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपने क्या लिया है। फिफ्थ है बेटा डेल्टा H हीट जो आपकी है, हीट चेंज अकर व्हेन ए सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए सोलवेंट टू फॉर्म ए सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि सोल्यूट और जब के अंदर आप जो सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल लोगे तो कितनी आप जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद है जो डेल्टा एच आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ ए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर बेटा। इसके बाद है बेटा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा जी से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी से। और ये जो ऊपर जीरो लग रही है ना बेटा इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, बस ये ध्यान रखना, ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला डेल्टा जी नॉट। ओके, यस, गेट इट माय पॉइंट। कहता है कि एंथैल्पी चेंज अ कंपेन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विद एक्सेस ऑफ एयर। कह रहे कितना एंथैल्पी का चेंज आता है, कब, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बर्न कर जाती है, कंप्लीटली बर्न कर जाती है इन दी एक्सेस ऑफ एयर। मान के आपका सब्सटेंस CH4 है तो CH4 को कंप्लीटली बर्न करने में, ठीक है, कितनी अमाउंट की हीट इवॉल्व हुई है। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस विद एक्सेस ऑफ एयर इज नोन एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आया। कंप्लीटली कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ यानी CH4 देखना बेटा आपने। अब CH4 तो अगर यहाँ पे 2 मोल होते और 2 मोल को मतलब देखने की भाई हीट कितनी हो रही है, 100 हो रही है, तो मुझे हमेशा स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड के लिए आपने 1 मोल निकालना बस। 1 मोल को कंप्लीटली बर्न होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। इसके बाद है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल क्या होता है। कह रहे इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी। अब ये कैलोरी वैल्यू है तो किस में अमाउंट, किस में देखेंगे, अब हम हीट को कैलोरी में देखेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी और जूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। अगर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल से कितनी कैलोरी और या जूल प्रोड्यूस होती है, बस ये बताता है आपकी कैलोरी वैल्यू। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने अमाउंट की कैलोरी प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है कैलोरी वैल्यू। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अब C6 ये आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कंप्लीटली बर्न करने के लिए आपको एक्सेस मोल कितने चाहिए ऑक्सीजन के, 6 मोल ऑफ O2 चाहिए। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को यदि आप बर्न करोगे तो 6 मोल ऑफ O2 चाहिएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता 2 मोल ऑफ ग्लूकोज को बर्न करने के लिए कितने चाहिएंगे, 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिएंगे। ठीक है, 12 मतलब। ठीक है, तो अब हमने तो स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड हमेशा किस में निकलेगा बेटा, 1 मोल में निकलेगा। तो 1 मोल का देखेंगे हम, कम बैलेंस कर लेंगे। तो 1 मोल में हमने क्या देखा, कितनी निकली बेटा, -2840 किलो जूल ये निकली है। अब ये तो कितने वेट की है बेटा, ये है 180, क्योंकि ग्लूकोज का वेट कितना है बेटा, 180 ग्राम है। तो 180 ग्राम से कितने किलो जूल मतलब एंथैल्पी रिलीज हो रही है, 2840 किलो जूल। पर हमें अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालना किसके लिए निकालना, तो 1 ग्राम के लिए। अगर 180 के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए कितना होता है, आप सिंपली से क्या करोगे, इसको बेटा डिवाइड करोगे। क्लियर हो गया, ये इतनी चाहिए हमें बर्न। अब कहते हैं कि नॉर्मल पर्सन जो नीड होता है ना, उसको 3000 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है एनर्जी की, या फिर किलो जूल में कहोगे तो इसमें 12,000 से 13,000 के बीच में चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है,
द फूड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। यानी जिस डाइट के अंदर सारे के सारे क्या हों, फूड कंसिस्टिंग। फूड कंसिस्टिंग के मतलब जो इतने सारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, ये सब कुछ हो तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। ओके। इसके बाद बेटा मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा एच नॉट एफ। क्या बोलोगे इसको, डेल्टा एच नॉट एफ। इसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये नोट का मतलब जो जीरो लगी हुई है ना साइड में डेल्टा एच के ऊपर, ये बेटा स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और स्टैंडर्ड हमेशा मैंने बताइए आपको कितना, स्टैंडर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल। ध्यान रखना बेटा 1 मोल। तो एंथैल्पी चेंज अकम बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है, मतलब कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जो फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्मेशन किससे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब जैसे CO2 बनाना है तो CO2 1 मोल CO2 बनाना है ना आपने, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिएगा और क्या चाहिएगा, O2 चाहिएगा। ठीक है, तो उसको फॉर्म करने, फॉर्मेशन में कितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे इसकी दर के -393.5 किलो जूल पर मोल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, कि भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को की फॉर्मेशन में किससे, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब जैसे CO2 है, CO2 किससे बनाएंगे हम, C+O2। तो C क्या है, एलिमेंट ही तो है, O2 क्या एलिमेंट है। तो C+O2 मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। तो CO2 की फॉर्मेशन में कितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसकी होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल। ध्यान रखना बेटा 1 मोल। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, कहता है बाय नोइंग द डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे पास डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे CO2 की होगी, CO हो गया, ठीक है, या जितने भी अगर हमारे पास 3-4 मतलब 4-5 है, तो आप किसी का भी पूरा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम का पूरा निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। कहने का मतलब है ये है। और कैसे निकाल लोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वो है इसका। यहाँ पे फॉर्मूला ये दिख रहा है, ये समीशन जो दिख रहा है, समीशन का मतलब है जितनी भी उसमें है तो सबका समीशन का सम करो माइनस किसका, रिएक्टेंट की एंथैल्पी का। ये फॉर्मूला यही है। अगर कोई नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो जनरल सिंपल सा है। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एलिमेंट्री स्टेट इज टेकन एज ए 0। जैसे कोई O2 है, Br2 है, I2 है, ये अगर ये एलिमेंट्री स्टेट में है, सिंगल स्टेट में है, तो इनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सॉलिड स्टेट में ऑलवेज आपने क्या लेनी है, 0 लेनी है। ध्यान रखना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज ए 0 वेयर एज द डायमंड इज नॉट 0। डायमंड की 0 नहीं है, बट इक्वल टू 1.896 किलो जूल पर मोल है, क्योंकि डायमंड बनाया जाता है। ठीक है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू मोर द एनर्जी रिलीज्ड। जितनी ज़्यादा मतलब किसी की नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि उसको बनाने के लिए उतनी एनर्जी आपको चाहिए। ध्यान रखना, मोर एनर्जी रिलीज और मोर स्टेबल इज़ द कंपाउंड, यानी वो स्टेबल उतना ही कंपाउंड मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा या नहीं, बताइए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका, आज इतना ही हम कर लेते हैं कवर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।